नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओझा स्टडी सर्कल में। दोस्तों आज हम लोग बिहार दरोगा के सेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें एडुटेरिया पब्लिकेशन के सेट को हम लोग करेंगे, जो आपका न्यू एडिशन है 2025 वाला। तो इसी को करेंगे पहला सेट। इसमें टोटल 15 सेट हैं। हम लोग एक एक करके सभी सेटों का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, यदि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और सेट को नहीं किए, मार्केट में जितने भी सेट हैं सबको करिए और सभी पर अपना पकड़ बनाइए, तब जाके हम लोग दरोगा का एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि शौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा अथर्ववेद से। देखिए, शौनक तथा पैपलाद अथर्ववेद की महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक है, अथर्ववेद की रचना बताइए कौन के थे? अथर्ववेद की रचना किए थे अथर्वा ऋषि। कौन के थे? अथर्ववेद की रचना कौन के थे? अथर्वा ऋषि किए थे। अथर्वा ऋषि अथर्ववेद की रचना किए थे। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। यहाँ से आपको जानना है कि वेद की संख्या कितनी है? 4 है। और ये भी जान जाइए कि सामवेद में किसका है? संगीत मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में, मंत्र के बारे में ऋग्वेद में। अथर्ववेद में सर्वप्रथम अथर्ववेद में ध्यान रखिएगा मेरे भाई, औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त है, औषधि के बारे में अथर्ववेद में। उसी प्रकार आपको ये भी जानना होगा कि अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र किस वेद में है? अथर्ववेद में है। चलिए तो अब शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। ऋग्वेद, वेद कितने होते हैं? 4। ठीक है, चलिए चारों वेद का नाम यहीं पर है। दूसरा प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास कौन किया था? तो आंसर होगा कलहण ने। कलहण ने संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत साहित्य में जो घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया था। कलहण की रचना है, बताइए थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। कलहण की रचना, महत्वपूर्ण रचना एक है, क्या है? याद आया? आर से है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कौन सा है? राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी। चलिए और बताइए, और शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। चाणक्य के संबंधित किससे? महान व्याकरण के जनक पाणिनि। ठीक है, अष्टधाई। पाणिनि कौन सा बुक लिखते? अष्टधाई भी लिखे थे। चलिए, और पतंजलि बताइए, पतंजलि क्या किए हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। राजतरंगिणी कश्मीर की कथाओं का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न, मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लोथल से और चुनहुदड़ो से। दोनों जगह से मनके बनाने वाले कारखाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, लोथल कहाँ पर है मेरे भाई? गुजरात में है। लोथल स्थल कहाँ पर था? गुजरात में। ठीक है, बताइए सिंधु घाटी जो सभ्यता की खोज कौन किया था? सिंधु घाटी से एक सवाल मेरे मन में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कौन किया था? साल हम बता देते हैं, आप बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कौन किया था? 1921 में इसका खोज हुआ था। कौन किए थे भाई सिंधु घाटी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने किए थे। ठीक है, इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइए नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? एक और सवाल है कि नर्तकी के तो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न,
लोथल कहाँ? कालीबंगा राजस्थान में है। ये देखिए, ये पूछा है ना कि कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। ये सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? बताइए, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूप को कितने 5 श्रेणियों में बांटा गया है? कितने? 5 श्रेणियों में बांटा गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। ये देखिए, स्वतंत्र बहमनी राज्य का स्थापना कब की गई थी? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1347 ईस्वी में। कब हुआ था? 1347 ईस्वी में। कौन किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। बहमनी राज्य की स्थापना कौन किया था? बहमन शाह। 1347। अपना भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, ध्यान रखिएगा। और बहमन शाह याद की स्थापना की थी 1347 में। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था भाई? बहमनी राज्य है, पढ़ लिए तो विजयनगर ही पढ़ लीजिए। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुआ था बताइए? 1336 में। कब हुआ था? 1336 में। 1936 एक घटना है इतिहास में, उड़ीसा राज्य की स्थापना हुआ था। किसका? उड़ीसा का। ठीक है। और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बताइए? हरिहर एवं बुक्का। कौन के थे? हरिहर और बुक्का। चलिए अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। महाराणा प्रताप के घोड़ा का तो नाम चेतक था, हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। ठीक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक और हाथी का नाम था राम प्रसाद। महाराणा प्रताप एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, नाम बताइए कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध लड़े थे। कब लड़े थे? 1576 ईस्वी में। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा था? 1576 में। घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। याद रखिएगा मेरे भाई। भैरवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन है, एडुटेरिया के बुक से हम लोग इस सेट को कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा किताब है, इसको करिए। भैरवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा 22 दिसंबर 1846। भैरवाल की संधि कब हुआ था? 22 दिसंबर 1846 को। ठीक है, ये इज करेक्ट आंसर। भैरवाल की संधि अब आपके दिमाग में कहाँ किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेजों तथा सिखों के मध्य हुई थी। भैरवाल की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और सिखों के बीच हुई थी। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार परीक्षा में आ सकता है कि 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा निम्न में से क्या शामिल था? दिल्ली का दरबार 1911 में घोषणा हुआ था, उसमें क्या क्या शामिल था? तो बंगाल विभाजन रद्द, हाँ बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, ये भी सही है। और बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, ये भी सही है। बिहार राज्य का स्थापना हुआ था, उड़ीसा शामिल हुआ और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था कब? 1936 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। इनमें से ये सभी के सभी आंसर सही है। चलिए देखिए 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार लगा था। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे भाई? तो उस समय के जो वायसराय थे वहीं अध्यक्ष से कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग उस समय के वायसराय थे और यहीं अध्यक्ष थे। चलिए ये भी आप समझ जाइएगा, लॉर्ड हार्डिंग थे।
अब आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब दिल्ली में जो भव्य दरबार लगा था, ठीक है, उस समय एक और काम हुआ था। राजधानी को, पहले राजधानी कहाँ था? राजधानी को कोलकाता से हटाकर कहाँ ला दिया गया था भाई? दिल्ली। ये भी ध्यान रखिएगा, राजधानी को कोलकाता से स्थानांतरित करके कहाँ ला दिया गया था? दिल्ली। पहला काम हुआ था। बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत बना दिया गया। दूसरा काम, बंगाली क्षेत्र को मिलाकर एक अलग बनाया गया और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। चलिए, कौन आए थे इस दिल्ली के भव्य दरबार में, ये भी सवाल है, ठीक है। तो इंग्लैंड के सम्राट आए थे। नाम क्या था भाई? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम। हम लोग इतने सारे प्रश्न को कर लिए। एक बार फिर से हम आपसे पूछते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 1911 के दिल्ली दरबार में क्या घोषणा हुआ था? तो कोलकाता से राजधानी कहाँ ला दिया गया था? दिल्ली। इसको आप याद रखिएगा। बिहार और उड़ीसा मिलाकर, ठीक है, उड़ीसा मिलाकर, बिहार और उड़ीसा मिलाकर एक अलग प्रांत बना दिया गया, ठीक। उसके बाद बंगाली भाषा के क्षेत्रों को मिलाकर अलग प्रांत बना दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ठीक है। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। और तो और ये दरबार में कौन आया था? तो दिल्ली, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम मेरे भाई, ये सब आपको याद रखना है। आते हैं अगला प्रश्न। दरोगा बनना है तो मेहनत करना होगा। चलिए, अगला प्रश्न, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सेवा समिति, बताइए। आंसर होगा हृदयनाथ कुंजुल। सेवा समिति का स्थापना कौन किया था? हृदयनाथ कुंजुल। चलिए, कब से आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था? बताइए। 1815 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमिलित नहीं है? बताइए क्या होगा। कह रहा है कि देखिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। क्या यह सही बात है? जी सर, सही है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है कि कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो 1741 में। ये भी सही है। इसमें कौन सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं है। रूहेला का युद्ध 1772 में। ये वाला क्या है? गलत आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न, आप कमेंट में बताइए रूहेला का युद्ध कब हुआ था, तब हम इसका सही आंसर बताएंगे। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? ऑपरेशन जीरो आवर के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को किस जेल में रखा गया था? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ये आपको पहले याद रखना है। कस्तूरबा गांधी को किस जेल में रखा गया था? तो आगा खान महल में। कौन सा जेल था? आगा खान महल में इनको बंद कर दिया गया था, ठीक है। कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ बंद किया गया था? आगा खान महल में, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ बंद किया गया था? तो ये वाला है बांकीपुर जेल में। बिहार में जो बांकीपुर जेल है, इसमें राजेंद्र प्रसाद को बंद कर गए थे। एक और है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में कैद किया गया था। कहाँ पर? बांकुड़ा जेल में। आते हैं अगला प्रश्न, कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? कंद विद्रोह का संबंध भारत के उड़ीसा राज्य से है। कौन सा राज्य से है? उड़ीसा से है। कंद विद्रोह कब हुआ था? तो 1837 में हुआ था। कंद विद्रोह कब हुआ था? 1837 में। कंद विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा राज्य से है। चलिए, इस विद्रोह के नेता कौन थे? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इस विद्रोह के नेता कौन थे? चक्र बिसोई थे। चक्र बिसोई महाराज इस विद्रोह के नेता थे। चलिए, आते हैं अगला प्रश्न,
कंद विद्रोह उड़ीसा। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? शांति निकेतन बताइए मेरे भाई, शांति निकेतन को कब? 2023 में। 2023 में शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। शांति निकेतन का संबंध किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर से हैं। देखिए, भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनको क्या किया गया है? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। जैसे लाल किला, लाल किला को कब किया गया था? 2007 में। कब किया गया था लाल किला को विश्व धरोहर सूची में शामिल? 2007 में। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। रानी की बाव 2014 में। रानी की बाव कब? 2014 में। ठीक है, चलिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016 में। कंचनजंगा 2016 में। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में है। शिल्प परिषद का स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हुए? आंसर होगा रिंग गार्ड, सबको पता होगा, बास्केटबॉल से जुड़े हैं। रिंग गार्ड किस खेल से जुड़ा है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से संबंधित और भी पॉइंट है। रिंग गार्ड, पॉइंट, लीड पास आदि शब्द का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से है। अगला प्रश्न, समेकित निर्देशित प्रक्षेप शास्त्र। समेकित निर्देशित प्रक्षेप शास्त्र का विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी? आंसर होगा इंदिरा गांधी। समेकित निर्देशित प्रक्षेप शास्त्र, ठीक है, 1983 में इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। 1983 में इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का संचालन कौन किया था? DRDO। इस कार्यक्रम का संचालन कौन किया था? DRDO। अगला प्रश्न 17। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक कौन है? आंसर होगा थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक हैं। चलिए, जंतु विज्ञान की शाखा एंडोक्राइनोलॉजी है। इस किसका शाखा है? जंतु विज्ञान का। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस और जल आपूर्ति किस क्षेत्र में आते हैं? आंसर होगा द्वितीय क्षेत्र में। विद्युत है, गैस है और जल आपूर्ति कौन क्षेत्र में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि सर जब द्वितीय क्षेत्र में विद्युत आता है, गैस आता है, जल आपूर्ति आता है, तो प्रथम क्षेत्र में कौन आएगा? बताइए। देखिए, द्वितीय क्षेत्र में क्या आ गया? विद्युत, गैस और जलापूर्ति। ठीक है, तो प्रथम क्षेत्र में क्या आएगा? कृषि। ध्यान रखिएगा, प्रथम क्षेत्र में क्या आएगा? प्रथम क्षेत्र में आएगा कृषि। ठीक है, प्रथम क्षेत्र में आएगा कृषि। खेती करिए प्रथम क्षेत्र में, फर्स्ट सेक्टर है। पशुपालन करिए, ठीक, पशुपालन करिए, ये प्रथम सेक्टर है। वन लगाइए, पेड़ लगाइए, वन उद्योग, ठीक। और तो और क्या करिए? मछली पालिए। ये सब किस क्षेत्र में है? प्रथम क्षेत्र में। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में खेती करिए, गाय पालिए, भैंस पालिए, पशुपालन करिए, पेड़ लगाइए और मछली पालिए। ये कौन है? प्रथम। द्वितीयक में तो जान गए, विद्युत है, गैस है, जलापूर्ति है। और तृतीय क्षेत्र में क्या है? बिजनेस करना। तृतीयक में क्या है? बिजनेस करना।
तृतीयक में क्या है, बिजनेस करना, व्यापार करिए। उसके बाद क्या करिए, होटल खोल दीजिए, ये भी व्यापारे है, ठीक है, होटल खोल दीजिए। रियल एस्टेट, ज़मीन उमीन का धंधा करिए, रियल एस्टेट का धंधा में आ जाइए, ठीक है। और सार्वजनिक प्रशासन, मेरे भाई आपको याद हो गया होगा, प्रथम क्षेत्र गांव से जुड़ा हुआ है, खेती करिए, कृषि। प्रथम क्षेत्र क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, गाय भैंस रख लीजिए, मछली पाल लीजिए, मत्स्य, ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में आप जानेंगे विद्युत है, गैस है, जलापूर्ति है। तृतीयक में क्या होगा, व्यापार, ठीक है, व्यापार करिए, होटल खोल दीजिए। उसके बाद क्या करिएगा, रियल एस्टेट का धंधा करिए। तो ये सब क्या होगा, तृतीय क्षेत्र का क्षेत्र है। आते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय आय की गणना VKR द्वारा कब हुआ था? वैज्ञानिक आधार पर। आंसर होगा 1931 में। 1931 में VKR द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना हुई थी। सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में 1867-68 में एक किताब लिखा था, ठीक है, और उसी में राष्ट्रीय आय के बारे में बताए थे, ठीक। तो दादा भाई नौरोजी 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रति व्यक्ति कितना आय बताए थे? पॉवर्टी एंड लिबर्टी इनका बुक था। 1867-68 में बताए थे कि भारत का प्रति व्यक्ति का आय कितना है, मात्र 20 रुपया है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा, दादा भाई नौरोजी बताए थे कि देश का सारा पैसा इंग्लैंड में जा रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? बताइए क्या होगा? आंसर है पेंशन। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा पेंशन में 100% नहीं है। अगला प्रश्न, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? विशेष आर्थिक क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? आंसर होगा 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य में 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना उद्देश्य नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न, 21 के बाद प्रश्न संख्या 22। कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कि किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया था? आंसर होगा सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति ने, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया था आर्थिक निर्धनता की पहचान के लिए। कि देखिए आपको बताते हैं कि सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में हुआ था, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 2009 में दिया था। अपना रिपोर्ट कब दिया था? 2009 में। और इसने निर्धनता को पहचान करने के लिए, गरीबी को पहचान के लिए बताया कि गरीबी से तात्पर्य उस अवस्था से है, ठीक है, जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित है। इन्होंने बताया था कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, आपके रहन सहन में कितना खर्च है, ठीक है, इसी के आधार पर इन्होंने निर्धनता को परिभाषित किया था, ठीक है। आइए, तो यही होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में कौन स्वीकार किया था? सुरेश तेंदुलकर समिति। इस समिति का गठन कब हुआ था? 2005 में। रिपोर्ट कब दिया था? 2009 में, ठीक है। और निर्धनता के बारे में इन्होंने बताया था कि समाज
का एक वर्ग अपने जीवन के बुनियादी आवश्यकताओं से यदि वंचित रहता है, ठीक है, वहीं निर्धनता का इन्होंने फॉर्मूला दिया था। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? बताइए। 76वें गणतंत्र दिवस मनाया गया था, ठीक है, 26 जनवरी 2025 को, ठीक है। तो उसका मुख्य अतिथि कौन थे? प्राबोवो सुबियांटो। आंसर होगा प्राबोवो सुबियांटो थे मुख्य अतिथि। कहाँ के हैं, कौन है, सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ये हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो है, जो 2025 में हम लोगों के यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ठीक है। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के मुख्य अतिथि थे। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, भारत का पहला गणतंत्र दिवस जब मनाया गया था तो उस समय भारत के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? यही देश, इंडोनेशिया देश के ही राष्ट्रपति, क्या नाम था? सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को कुल मात्र 6 पदक प्राप्त हुए थे, मात्र 6, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर हुआ था ये ओलंपिक? पेरिस में हुआ था, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल का कितना प्रतिशत है? बताइए। केंद्रीय बजट 2024-25 पेश हुआ है, उसके अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? आंसर होगा 1.8%। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? बताइए। 2025 में 24-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट? 86,000 करोड़, 86,000 करोड़ का बजट पास किया गया है मनरेगा के लिए। कितना घाटा हुआ था? तो 1.8%। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री? मोहन चरण मांझी होगा मेरे भाई, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? बताइए। देखिए, इनका नाम है मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हुए हैं? उड़ीसा राज्य के। देखिए, 2024 में उड़ीसा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने, ठीक है, कुल कितना सीट प्राप्त किया है? 78 सीट। 147 सीट में से कुल कितना लाया है भाजपा? 78 सीट। ध्यान रखना है, भाजपा ने मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का मुख्यमंत्री घोषित किया है। मोहन यादव भूलना नहीं है, मोहन यादव यदि लग गया तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब मोहन चरण है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। इससे पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन थे? आप सबको याद होगा, नवीन पटनायक। कौन थे? नवीन पटनायक। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है 24वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 24वें शिखर सम्मेलन का आयोजन काजाकिस्तान में किया गया है। कहाँ पर? काजाकिस्तान में। चलिए, बेलारूस एससीओ का नया देश बना है, बेलारूस एससीओ का नया सदस्य बना है। चलिए मेरे भाई, आते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में रुद्रम एक क्या है? बताइए। रुद्रम, क्वेश्चन नंबर 29 है कि रुद्रम फर्स्ट क्या है? रुद्रम फर्स्ट क्या है? टैंक है, मिसाइल है, बताइए क्या है? तो ये भाई रुद्रम फर्स्ट क्या है? मिसाइल है। भारत ने हाल ही में अपना स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट को लॉन्च किया है। भारत ने हाल ही में कौन सा मिसाइल लॉन्च किया है?
रुद्रम फर्स्ट ये कैसा मिसाइल है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है मेरे भाई, याद रखिएगा। इसका निर्माण कौन किया है? डीआरडीओ। कौन किया है? डीआरडीओ ने रुद्रम फर्स्ट को लॉन्च किया है। यह कैसा है? एंटी रेडिएशन। कैसा है? एंटी रेडिएशन है, एंटी रेडिएशन है। चलिए अब आते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि यह भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे हवा से सतह पर मार करने हेतु विकसित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? देखिए, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऊपर तो होगा नहीं, 159वें नंबर पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159वां है। ठीक है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। नॉर्वे देश कौन सा स्थान पर है? आपसे पूछेगा, आपके मन में आएगा कि पहला स्थान पर कौन है? नॉर्वे है, और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। अब भारत देख लीजिए मेरे भाई, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थिति क्या है? 159 नंबर पर है। अगला प्रश्न, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? 2024 में कितने आदमी को? कुल 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। सबसे पहले नाम आता है कर्पूरी ठाकुर का। सबसे पहले किसका नाम आता है? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है 1 नंबर पर। अब आपके दिमाग में आएगा कि 2 नंबर 3 नंबर पर किसको मिला है? चौधरी चरण सिंह को मिला है 2 नंबर पर। चौधरी चाचा चौधरी चरण सिंह, इनको भी मिला है भारत रत्न पुरस्कार। और पीवी नरसिम्हा राव को भी मिला है भारत रत्न। तो आपसे पूछा जाएगा कि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है? 3 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में, क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है? बताइए। 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है। अगला, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा किए गए हैं? भारत सरकार द्वारा किस दिन संविधान हत्या दिवस, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जिसके कारण कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया। इसी के विरोध में मोदी सरकार द्वारा उक्त तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। देखिए मेरे भाई, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, इसीलिए इसी दिन को क्या किया गया है? संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की मोदी सरकार ने घोषणा किया है। ये आपको याद रखना है। 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात लगा था। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। आते हैं अगला प्रश्न, होपेक्स, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, होपेक्स सैन्य अभियान किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? प्रश्न है कि होपेक्स सैन्य अभियान किन 2 देशों के? आंसर होगा भारत और मिस्र के बीच में। भारत और मिस्र के बीच में जून 2024 को होपेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, देखिए आते हैं अगला प्रश्न, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? 34वां व्यास सम्मान, बताइए किसको मिला है 34वां व्यास सम्मान? सोचिए। ठीक है, आंसर होगा सूर्यबाला को। सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया है।
ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न। सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। 36 नंबर, बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? बताइए। विश्व जैव विविधता दिवस। कौन सा? विश्व जैव विविधता दिवस बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ मनाया गया है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग मिला है? अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग मिला गया है। यह किस राज्य का है? आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य के अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग मिला है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, गुजरात राज्य के। लौंग लाता को भी जीआई टैग मिला था। किस राज्य का है लौंग लाता? लौंग लाता मिठाई है, खाए होंगे आप। लौंग लाता उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न। अठारहवीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? बताइए। आंसर होगा 1445 वर्ग किलोमीटर की। कितने? 1445 वर्ग किलोमीटर क्या वृद्धि दर्ज किया गया है, वन बढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? नजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध बताइए तमिलनाडु से है। किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। अभी तक कुल कितने रामसर सूची में शामिल हुए हैं स्थल? 85। कुल कितने शामिल हो गए? 85। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? चंद्रयान 4 कब तक प्रक्षेपित होगा मेरे भाई? सोचिए, बताइए, आंसर बताइए। आंसर होगा 2028। ठीक है, चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है 2028 तक। चंद्रयान 4 का लक्ष्य चंद्रमा के नमूने तत्व को लेकर पृथ्वी तक वापस आना है। अगला प्रश्न। 2028 में चंद्रयान 4 की तैयारी चल रही है। ठीक है, अभी 2025 से 3 साल बाद। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? बताइए। ओपनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया है? बहुत शानदार कार्य है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन की योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? बताइए। ठीक है, आंसर होगा झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड राज्य के द्वारा विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन योजना का शुरुआत किया गया है मेरे भाई, झारखंड राज्य के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम आप कमेंट में बताइएगा। सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? बताइए, सोचिए। आंसर होगा यौगिक। यौगिक 2 या 2 से सार्थक खंड किसको कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द को यौगिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इत्यादि का सही इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए, हिंदी का प्रश्न है, बताइए। इत्यादि का सही संधि इति जोड़ आदि इत्यादि। अगला प्रश्न। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आइए अगला प्रश्न। 45 के बाद 46। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथेली पर सरसों नहीं जमती यानी
आंसर है काम के लिए समय चाहिए। क्या होगा आंसर? काम के लिए समय चाहिए। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक एक वाक्य आपके तुले हुए हैं, आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है। आंसर बताइए, पढ़िए, चारों को आप ठीक से पढ़िए और सही करिए। आंसर होगा कि आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। चलिए अगला है इंग्लिश का प्रश्न, फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, ये सब प्रश्न को छोड़ देते हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, ये आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये आपको याद होगा मेरे भाई। ठीक है, ये होगा आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने, पहले क्या था, कंपनी के हाथ में था, और कंपनी के हाथ से, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटिश सरकार ने शासन को अपने हाथ में ले लिया था। उसके पहले गवर्नर जनरल होते थे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया भारत सरकार इस अधिनियम के तहत क्या किया, गवर्नर जनरल को हटाकर क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? एस.सी. मुखर्जी। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी जो थे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय तत्व को लिया गया है। बताइए, न्याय के तत्वों को कहाँ से लिया गया है? सोचिए, बताइए, आंसर बताइए। न्याय के तत्वों को लिया गया है रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से न्याय के तत्वों को, रूस से मूल कर्तव्य भी लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए, इंग्लैंड से शासन कानून व्यवस्था लिया गया है। एकल नागरिकता इंग्लैंड से। अब आप बताइएगा फ्रांस से क्या लिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? बताइए, आंसर होगा अनुच्छेद 20 का 3। अनुच्छेद 20(3) ये बताता है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55 एडिटेरिया के बुक से हम लोग सेट कर रहे हैं। इसके 15 सेट को करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णन है। बताइए कहाँ पर वर्णन? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न 56 नंबर कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइए। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यही सही है। अगला है 57 नंबर, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर होगा, किधर गया इसका आंसर होगा सरकार से स्वतंत्र है। सचिवालय के संबंध में क्या है कि यह सरकार से स्वतंत्र है। अगला प्रश्न,
लोक सुमिलित करना है कि लोक लेखा समिति, विभागीय समिति, याचिका समिति और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति। बताइए, देखिए बता देते हैं। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है, ठीक है। विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति है। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है, विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति है। याचिका समिति कार्यकारी समिति है, हो गया। स्टॉक मार्केट तदर्थ समिति है। चलिए, ये आपको याद रखना है। कुछ प्रश्न है जो आपको याद रखने हैं, उसको हम लोग याद करके ही रख सकते हैं। ये देखिए 59 नंबर प्रश्न। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? बताइए, किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? कश्मीरी को। किस भाषा को? कश्मीरी को। भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा थी। शुरू में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा थी? 14। वर्तमान में बढ़ बढ़ के कितना हो गया है? 22 हो गया है। चलिए, निम्नलिखित में कौन केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के मापदंडों का अनुशंसा करता है? वित्त आयोग मेरे भाई, वित्त आयोग केंद्र और राज्य में राजस्व के बंटवारे का अनुशंसा करता है। अगला प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? इओन कहते हैं। क्या कहते हैं? इओन कहते हैं। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को इओन। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह चट्टानों से बना हुआ है? शनि ग्रह। शनि ग्रह चट्टानों से बना हुआ है। चलिए, आते हैं अगला प्रश्न। 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? ये तो आपको पता ही होगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? सिंगापुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। सबसे छोटा देश कौन है एशिया में? मालदीव है। एशिया में सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव। जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? सिंगापुर का है। चलिए, आते हैं अगला प्रश्न। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? देखिए, बादलों की दिशा और बादलों की गति मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं मेरे भाई? नेफोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफोस्कोप कहते हैं। बादल का दिशा मापना है, नेफोस्कोप खरीद कर लाइए, बैठे बैठे घर में मापिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है। बताइए, यूरोप में मरुस्थल हैं। ठीक है, इसमें सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल अटकामा मरुस्थल, ये भी सही है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। ये तीनों के तीनों कथन सही है, तो आंसर क्या होगा? डी। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? मेरे भाई क्वेश्चन कर रहा है कि कौन दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? अघिल काराकोरम जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। अघिल दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। कहाँ पर है? दिमाग में ये बात आएगा। यह दर्रा लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। अघिल दर्रा लद्दाख में है। बाकी सभी दर्रे जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी, क्वेश्चन नंबर 67। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए, सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी चिनाब है। सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की चिनाब है। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत का सबसे लंबा सर्वाधिक
बताइए कौन है? भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। ये तो कथन सत्य ही है। सब सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 44। सही बात है। NH 44 में जवाहर सुरंग स्थित है, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश में सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2%, ये भी सही। हमको लगता है इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, पिछले सेट में हमने ये प्रश्न करा था, नीरी कहाँ पर है? नीरी नागपुर में है मेरे भाई। नीरी कहाँ पर है? नागपुर में। तो कह रहा है नीरी की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, नीरी की स्थापना 1958 में हुआ था। आपको हमने पिछले सेट में ये प्रश्न को करा दिया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इसको भी देख लीजिए कि वन्य जीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? वन्य जीव अभयारण्य सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? अंडमान निकोबार में वन्य जीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 566 गो हैं वहाँ पर। कई गो हैं? 566 गो वन्य जीव अभयारण्य अकेले अंडमान निकोबार में है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भारत में? अंडमान निकोबार में है। अगला प्रश्न है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में जो जिंदा है यानी हम लोग, सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए। आंसर होगा मैग्नीज। मैग्नीज मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज कौन किया था? डी ब्रोगली। कौन किया था? डी ब्रोगली ने। तरंग प्रकृति की खोज कौन किया था? डी ब्रोगली ने। जॉन डाल्टन क्या किए थे भाई? तो परमाणु सिद्धांत का खोज किए थे। ठीक है, जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत का खोज। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, याद रखिएगा, घटती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 74, विश्व में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? बताइए, विश्व में प्रक्षेपित कणों का विश्व कहाँ गया भाई? निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? आंसर होगा 10 के पावर 3 से 10 के पावर 6। 10 के पावर 3 से 10 के पावर 6 होता है। किधर गया? 10 के पावर इधर है, ये थोड़ा गलत हो गया है। आंसर होगा 10 के पावर -3 से 10 के पावर -6। चलिए अगला प्रश्न है, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ये तो आपको याद होगा। लिमोनाइट किसका अयस्क होता है? लोहा का। लिमोनाइट किसका अयस्क है? लोहा का। लोहा का और भी अयस्क होता है, आप ध्यान में याद कीजिए। हेमाटाइट। हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। और भी याद होगा, मैग्नेटाइट, सिडरेराइट, आयरन पाइराइट, केल्कोपाइराइट, ये सब क्या है? लोहा का अयस्क है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, सेट खत्म होने वाला है, ध्यान से देखिए। रोमन विट्रोल किसे कहा जाता है? रोमन विट्रोल हाराकसिस को कहा जाता है। किसको? हाराकसिस को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल कहा जाता है? नोबल का तेल किसे कहा जाता है मेरे भाई? बताइए। ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल का तेल कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे प्रबल उपाचयक कौन सा तत्व है? सबसे प्रबल उपाचयक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन होगा। कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा। जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ये तो सबको याद है। जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक किसको माना जाता है? हर्टविक। हर्टविक को जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। आंसर होगा कि किधर गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रित का उपस्थित होती हैं, सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, बताइए। गोल्गी काय को, किसको कहा जाता है, गोल्गी काय को। जीन की आनुवंशिकी विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है। जीन के कार्य के इकाई को क्या कहा जाता है, बताइए। इसका क्या आंसर होगा, सिस्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्ट्रॉन। जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है, 19:81। नींबू में लिटिस लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। नींबू में लिटिस लीफ नामक रोग किधर गया मेरे भाई, तांबा की कमी से होता है। तांबा की कमी से लिटिस लीफ नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, बताइए। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, बताइए। किस संघ के सभी जंतु, संघ पोरिफेरा। संघ पोरिफेरा के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, मेंढक निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है, बताइए। मेंढक को तो आप लोग पहचानते हैं, बताइए किस वर्ग का प्राणी है। एमीफीबिया वर्ग का है, सरीसृप वर्ग का नहीं है। किस वर्ग का है, एमीफीबिया वर्ग का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूल का उत्पादन किया जा सकता है, बताइए। किसके छिड़काव से बृहत प्रकार के, जिब्रोलिन्स के छिड़काव से बृहत प्रकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जा सकता है, जिब्रोलिन्स के छिड़काव से। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप जानते होंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है, एकदम सही बात है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए, सही बात है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। तो आंसर क्या होगा, डी, इनमें से सभी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दाब एक अदिश राशि है, कौन सा कथन सही है। दाब बताइए कौन सा राशि है, सही है, दाब एक अदिश राशि है। और कार्य का विमीय सूत्र ml स्क्वायर टी -2 होता है। 1 और 2 सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है, बताइए। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, क्या हो सकता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने किया था। जब समानांतर चालक में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, सही बात है। कह रहे हैं कि एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित, सही है। जब समानांतर चालक में एक दूसरे के विपरीत दिशा
में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इसका आंसर केवल 1, 2 और 3 होगा। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा m बराबर एल प्लस डी अपॉन एफ, यही होगा। इसका आंसर होगा m बराबर एल प्लस डी बटा एफ, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। अगला प्रश्न कि दोनों को सम्मिलित करना है, बताइए क्या होगा। इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर का संबंध है समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के घूर्णन से। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का संबंध होगा विद्युत का विभवांतर से। पोटेंशियोमीटर का संबंध विद्युत विभवांतर से होगा। कैलोरीमीटर का संबंध होगा विशिष्ट ऊष्मा के क्षमता से। और रूलर का संबंध होगा लंबाई से। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को में परावर्तित करती है। परावर्तन, कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है। प्रकाश के परावर्तन। वैसे आपको प्रकीर्णन के बारे में बता देते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकाश के जब कण, सूक्ष्म कण धूल कण पर पड़ता है तो ये धूल कण प्रकाश को अवशोषित कर क्या करते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। आगे के प्रश्न गणित के प्रश्न हैं, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इस तरह आज का 100 प्रश्नों का सेट कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।